हेलो गाइस, मैं आशिमा। मैं आपको आज पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिक सोर्स के बारे में बताऊंगी। तो पुरातत्व को इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं हम आर्कियोलॉजी। तो जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है आर्कियोलॉजी, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, आर्कियोस प्लस लागोस। तो इसमें आर्कियोस का अर्थ होता है पुरातन और लागोस का अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका पूरा अर्थ बनता है पुरातन ज्ञान। जो पुरातन को एक प्रतिष्ठित रूप में करने वाले विद्वान का नाम था सर मार्टिन व्हीलर। तो अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत में एक पहला पॉइंट आता है उत्खनन के बारे में। तो उत्खनन का एक अपना विशेष महत्व है। इसका अर्थ यह होता है कि जो भूगर्भ में छिपी हुई वस्तुएं हैं उसको प्रकाश में हम किस तरह से लेकर आएंगे, यही उत्खनन होता है। तो उत्खनन दो प्रकार के होते हैं या इसकी दो विधियां हैं। उत्खनन की जो विधियां हैं उसका नाम है लंबवत उत्खनन या फिर क्षैतिज उत्खनन। तो लंबवत उत्खनन का एक दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर उत्खनन। तो इसका अर्थ यह होता है कि किसी स्थान की खुदाई तब तक की जाती है जब तक हमें प्राकृतिक मिट्टी ना मिल जाए, यह उत्खनन कहलाता है। उत्खनन की इस प्रणाली में बहुत कम व्यय लगता है और श्रम भी बहुत कम लगता है। इसी कारण व्हीलर ने इसे कहा था कि काल मापन या संस्कृति मापन इसे कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज उत्खनन। क्षैतिज उत्खनन से अभिप्राय यह है कि ऊर्ध्वाधर उत्खनन की किसी पुरातन संस्कृति का समय व माप ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो जो क्षैतिज उत्खनन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तक्षशिला में, तक्षशिला की खुदाई में इसका प्रयोग किया गया था। अब हम पढ़ेंगे जो पुरातात्विक सामग्री में सबसे पहले आएगा अभिलेख। अभिलेख पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रा शास्त्र जिन्हें कॉइन्स या सिक्के भी कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तिकला के बारे में। हम पढ़ेंगे अवशेष एंड हम पढ़ेंगे चित्रकला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख का पहले हम आपको बताएंगे अभिलेख होते क्या है। तो जो अभिलेखों की श्रेणी में सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है सम्राट अशोका के अशोक। तो जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता प्राप्त यानी कि जिस व्यक्ति ने इनको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप। यानी कि उन्होंने कब पढ़े थे, ये पढ़े थे उन्होंने 1137 ईस्वी में। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वह ब्राह्मणी लिपि में और कुछ अभिलेख खरोष्ट लिपि में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो खरोष्ट लिपि वाले अभिलेख है वो हम होते हैं उत्तर पश्चिमी साइड में आते हैं। तो उसके बाद हम जो अशोक के बाद के जो अभिलेख है ना वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, या तो राजकीय अभिलेख या फिर निजी अभिलेख। तो हम राजकीय अभिलेख में आता है कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख और गौतमी श्री बलश्री का अभिलेख। व निजी अभिलेख ऐसे अभिलेख होते हैं जो बौद्ध मंदिरों या फिर मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिक्के यानी कि कॉइन्स। भारत का पहला सिक्का कौन सा था? पंचमार्क। इसे पंचमार्क का नाम क्यों दिया गया? इसे पंचमार्क का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 5 आहत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक सिक्के कौन से हमारे को काल में मिलते हैं? तो मौर्य उत्तर काल में हमारे को सबसे ज़्यादा सिक्के मिलते हैं। सबसे पहले सोने का सिक्का था वो था इंडो ग्रीक सिक्का। अब जो मैं आपको ये बता रही हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हमें किस काल में मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं कुषाण के काल में। और सबसे बड़ी मात्रा में जो सिक्के मिले सोने के तो वो मिले हमें गुप्तास पीरियड में। अब जो बताऊंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कौशाम्बी ने आज सिक्कों का अध्ययन प्रस्तुत किया था। अब हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स के बारे में यानी कि स्मारक। स्मारक होती क्या है? स्मारक ऐसी चीज़ है जो आज भी अपने वैसे ही रूप में जैसे वो पहले थी। अब हम पढ़ेंगे अवशेष। अवशेष होते क्या है कि हमें जो किसी चीज़ से किसी चीज़ का कुछ हमारे को कुछ चीज़ मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि अवशेष मिल चुके हैं। तो हम अवशेष के बारे में बताएंगे जो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष हमें कहाँ से मिला है? तो क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में भी आ सकता है ये। तो ये मिला हमें बिलासुरगाम से मिला है। अब पढ़ेंगे हम मृदभांड। मृदभांड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि मिट्टी से बनने वाले बर्तन, तो इसको हम कहते हैं मृदभांड। तो पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड का कुछ अपना ही एक अलग महत्व माना जाता है। इसे हम प्रागैतिहासिक काल या आधे इतिहास काल में इसका अपना एक रूप माना गया है। अब हम पढ़ेंगे मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर्स। मूर्तिकला क्या है? तो मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला का एक विशेष महत्व है। मूर्तिकला 3 प्रकार की होती है। तो गंधार कला होगी या फिर अमरावती कला होगी या फिर हम पढ़ेंगे मथुरा कला। तो गंधार कला में विदेशीपन हमारे को दिखता है और जैसे कि गंधार कला में दिखता है, परंतु मथुरा कला में हमारे को विदेशीपन नहीं दिखने के नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें प्योरिटी भारतीयपन है। यानी कि ये पूरी
भारत की, जैसे भारत की मूर्तियाँ हैं वैसे ही बनाई गई है, ठीक है। और जो अमरावती कला है वो थोड़ी सी विशुद्ध है, मतलब कि वो उसमें भी भारतीयपन ही है। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो गंधार शैली में स्वाभाविकता दिखाई देती है, यानी कि वो स्वभाव से प्रतीत होते हैं कि किस तरह की मूर्तियाँ हैं। जो हमारी मथुरा शैली है वो आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी में है। एंड जो अमरावती है उस पर आर्ट का डिजाइन बहुत सुंदर किया हुआ है, चित्रकला यानी कि पेंटिंग्स। तो अब हम पढ़ेंगे कला, चित्रकला सॉरी। कला भी चित्रकला का एक स्रोत है। अजंता के चित्र, जो कि आपको अजंता की गुफाएं कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने के लिए मिलती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाओं का सबसे ज़्यादा जो विशेष महत्व है वो गुप्तास पीरियड में आता है। अजंता की कुछ गुफाओं के मैं आपको नंबर बताती हूँ, 16, 17 व 19, जो कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड माने गई है। तो इसमें एक अजंता की चित्रकला में एक बहुत फेमस चित्र है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक माता और एक शिशु का चित्र है और एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जो कि हमारे को गुप्तास पीरियड में दिखाई देते हैं। एक मैं आपको चीज़ और बताती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। अजंता के चित्रों से किस पीरियड का संकेत मिलता है, तो हम आप पेपर में आंसर लिखिए गुप्तास के पीरियड में। तो इसको कहने का मतलब है कि जो अजंता के चित्र है ना वो किस काल के हैं, तो हम पढ़ेंगे गुप्ता काल के।